सबसे पहले है हमारा 61 नंबर प्रश्न। अगर प्रश्न देखें तो देखते ही समझ में आ रहा है कि ये योग सूत्र का प्रश्न है। योग सूत्र से ये कोई सूत्र है जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब कौन सा सूत्र है आपको देखते ही प्रश्न समझ में आना चाहिए। 3/36 नंबर सूत्र से ये पूछा जा रहा है। तो आपसे जब ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें आपको इससे पहले वाला सूत्र भी पता होना चाहिए, क्योंकि योग सूत्र के सभी सूत्र एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। पहले वाला सूत्र जो है दूसरे से जुड़ा रहता है, कहीं ना कहीं उसका आधार होता है। तो 35 नंबर सूत्र अगर आप देखेंगे अपनी पुस्तक में तो वहां पर लिखा हुआ कि स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। पूरा अगर सूत्र में बताऊं तो सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयो प्रत्यय विशेषो भोग है कि सत्व और पुरुष का जो एकता होता है ना, संकीर्णता होती है, वो क्या है, भोग है। और जो स्वार्थ संयम होता है, स्वार्थ संयम करने से पुरुष ज्ञान होता है। ध्यान देंगे इस बात पर, स्वार्थ संयम करने से पुरुष क्या ज्ञान होता है, पुरुष ज्ञान हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। स्वार्थ संयम करने से पुरुष ज्ञान हुआ। अब जब पुरुष ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, तब कहते ततः, ततः प्रातिभ, तब कहते प्रातिभ, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। कहता है ये चीजें पैदा होती है पुरुष ज्ञान से, माने स्वर्थ संयम करने से पुरुष ज्ञान हुआ और पुरुष ज्ञान से कहते हैं ये निम्न चीजें प्रकट होती है। तो इनका दोस्तों आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। ये सूत्र संख्या है 3/36। इनके सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में कभी इन फ्यूचर। तो 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब इनका अर्थ क्या है, प्रातिभ का अर्थ क्या होता है। प्रातिभ का अगर अर्थ देखें तो सूक्ष्म और व्यवहित तथा विपकृष्ट, विपकृष्ट मतलब दूर संबंधी, ये सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट जो ज्ञान है कहते वो होना माने प्रातिभ माना जाता है, जिसको मतलब जिसमें भूत और भविष्य काल का भी ज्ञान शामिल हो जाता है, मतलब सभी प्रकार का ज्ञान होना प्रातिभ। श्रावण का बात करें तो सुनने से संबंधित माने दिव्य श्रोत्र हो जाते हैं, आपके कान जो होते हैं, इंद्रियां जो होती है दिव्य श्रोत्र हो जाती हैं। वेदना की बात करें तो दिव्य अनुभूति होती है। अनुभूति मतलब स्पर्श से हम लेते हैं, अनुभूति किससे होगी, स्पर्श, मतलब दिव्य स्पर्श होने लगता है, इतनी क्षमता आ जाती है कि वह किसी चीज को टच किए बगैर भी टच कर लेता है, और उसकी स्किन जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है साधक की। आदर्श की बात करें तो आदर्श मतलब इसमें शब्द देखेंगे दर्श, दर्श शब्द का अर्थ क्या होता है, दर्शन। दर्शन का अर्थ क्या होता है, देखना, मतलब दिव्य रूप देखने की क्षमता आ जाती है, रूप संबंधी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। आस्वाद की बात करें तो स्वाद छुपा छुपा हुआ है। स्वाद का मतलब स्वाद, टेस्ट लेना, मतलब रस लेना। ठीक है, दिव्य रस की आ जाती है अनुभूति लेने की क्षमता। वार्ता का मतलब होता है गंध, मतलब दिव्य गंध से युक्त हो जाता है साधक। तो अब इसमें ऑप्शन दोस्तों देख लेंगे आप ध्यान से। वार्ता की अगर आप बात कर रहे हैं तो वार्ता का अर्थ क्या है, गंध से। तो वार्ता को मिलान करेंगे आप गंध से, तो सी जो है 2 से मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखें सी अगर देखें तो ऑप्शन कहाँ है, केवल और केवल आपके ऑप्शन नंबर 2 में आपको सी के लिए 2 ऑप्शन मिल रहा है। मतलब आपका उत्तर जो है हर हाल में दूसरा होना चाहिए। बट बाकी क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है, एग्जाम से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें समझना है। तो वेदना क्या होता है, वेदना की अगर बात करें तो वेदना होता है, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वेदना मतलब दिव्य अनुभूति, मतलब स्पर्श से संबंधित है। वेदना माने स्पर्श। तो ए का 4 आ रहा है, ए का 4 आ गया। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद में अगर देखें आदर्श, आदर्श मतलब मैंने बताया दर्श शब्द मतलब दर्शन, देखने से संबंधित, और देखते किसको है, रूप को देखते हैं। तो बी का 1 होना चाहिए, तो बी का 1 भी आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद में है वार्ता, वार्ता का गंध हो गया। और श्रवण, श्रवण मतलब किसको सुनते हैं, शब्दों को सुनते हैं। तो डी जो है 3 हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपका ये जो 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपके ये प्रश्न जो है आपको काफी परेशान करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप एक ही काम करेंगे कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर चाहे आपका कोई भी प्रश्न कैसा भी आए, आप किसी भी प्रश्न को है ना छोड़ेंगे नहीं, हलवा लगेंगे सब प्रश्न, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न जो है ये भी योग सूत्र से ही दिया गया है। योग सूत्र से सूत्र लिए गए हैं 2-4, उन सूत्रों को आपस में कोरिलेट करके पूछा गया है आपसे।
तो अब आपको देखो एक एक चीज देखने, क्लेश, क्लेश कितने हैं योग सूत्र में? 5 है। कौन कौन से हैं? नाम लिख देते हैं। अविद्या है, अस्मिता है, ये नाम पता होना चाहिए। यहाँ से 20 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इतने मात्र से। ये जितना प्रश्न दिया गया है एग्जामिनर कल को घुमा करके यहीं से प्रश्न बना देगा। और कि क्लेश कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश है। अभिनिवेश को क्या कहते हैं हम? मृत्यु का भय, अभिनिवेश, जो कि विद्वानों और अविद्वान दोनों प्रकार के मनुष्य को होता है। यम की बात करें तो यम भी कितने? 5 है। कौन कौन से हैं यम 5? पता होना चाहिए। यहां से पूछ लेता है एग्जामिनर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो है आपके 5 यम हो गए। ये भी क्लियर हो गया। फिर चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति कितनी है? ये भी 5 है। कौन कौन सी है चित्तवृत्तियां? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्तवृत्तियां हैं आपकी। क्रिया योग की बात करें तो क्रिया योग में क्या क्या शामिल है? क्रिया योग में अगर बात करें तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यही है ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्रिया योग में आ गई। अब इन प्रश्नों को हमें देखना है। तो बताइए दोस्तों, सत्य जो है किस में आएगा? सत्य अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यमों में आया है। ये ए का 2 होगा। ठीक है, ए का 2 होगा, वही हमारा प्रश्न जो है 100% करेक्ट होगा। फिर भी हम एक बार मिलाने के लिए कि हमारा आंसर कंफर्म है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार ना, डिस्कस कर लेते हैं। तो तप की बात करें तो तप क्या है? तप यहाँ पर इन ऑप्शन के अनुसार, हालांकि तप जो है नियमों में भी आता है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, है ना, नियमों में भी आता है। परंतु क्रिया योग का भी हिस्सा है, क्योंकि हमें यहाँ ऑप्शन क्रिया योग ही दिया गया तो क्रिया योग को चुनेंगे। अगर नियम होता तो फिर हम नियम को चुनते। ठीक है, तो बी 4 हो गया। हाँ जी, बी 4 बिल्कुल ठीक है। आगे नेक्स्ट अगर देखें ऑप्शन तो अभिनिवेश, अभिनिवेश क्या होता है? अभिनिवेश यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभिनिवेश जो है क्लेश के अंदर आया है। अभिनिवेश जो आपका क्लेशों के अंदर आया है। 5 क्लेशों में से एक अभिनिवेश है, जिसको हम मृत्यु का भय बोलते हैं, कि ये जो मृत्यु का भय जो है सभी को रहता है ना, मृत्यु का भय, अभिनिवेश 5 क्लेशों में से एक क्लेश है। निद्रा क्या हुई? निद्रा जो है आपकी एक चित्त की वृत्ति है। निद्रा आपकी चित्त की वृत्ति है। तो इस प्रकार से इन सभी का क्लियर हुआ। निद्रा चित्त की वृत्ति हुई, डी का 3 हुआ। इस प्रकार से सारे के सारे ऑप्शन आपके कोरिलेट कर रहे हैं, मतलब आपका जो ऑप्शन है हर हाल में थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा इस प्रश्न का। जो कूट वाले होते हैं दोस्तों सबसे इजी होते हैं, बट अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हम करते हैं तो पूरा पूरा उत्तर जो है हमारा डावाडोल हो सकता है। इसलिए इन प्रश्नों को थोड़ा सा सोच समझ कर करें। जितना आसान प्रश्न ये लगता है उतना होता नहीं है एक्चुअल में, इसको इसलिए सोच समझ करके करना है आपको हर बार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन इस साइड दिए गए हैं और उनके अर्थ पूछे गए। दिया क्या गया? चारों के चारों क्या है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इनको किस में कहते हैं? चित्तवृत्तियों में। अभी हमने पीछे देखा चित्तवृत्तियों में, है ना। तो कौन सी चित्तवृत्ति नहीं दी गई? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति नहीं दी गई। तो स्मृति यहाँ पर ऐसे ही पता लग गया, है ना। ठीक है, अब इनका अर्थ क्या होता है? तो प्रमाण क्या होता है? प्रमाण किस लिए यूज करते हैं हम? प्रमाण जो होता है हम मेनली किस लिए यूज करते हैं? यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन जो होता है वो प्रमाण होता है। मतलब प्रमाण से हम यथार्थ ज्ञान माने प्रमा की प्राप्ति करते हैं। प्रमा, एक प्रमा शब्द होता है, प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। ठीक है, एक होता है अप्रमा, अप्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान। हम कह देते हैं ना ये बात तो अप्रमाणिक है, माने अयथार्थ मतलब कन्फर्म नहीं है। और जो प्रमा प्रमा हो गई, प्रमाणिक है ये पूरी तरह से, मतलब यथार्थ है ये पूरी तरह से, है ना। मैंने अच्छे से जांच परख लिया, इसको यथार्थ ज्ञान है, ये जैसा है वैसा सही है ये। ठीक है, तो प्रमाण A2 होना चाहिए। A2 2 में है तो अभी हम इसको नहीं कंफर्म करेंगे ऑप्शन को। अगला क्या है? विकल्प। विकल्प क्या होता है? विकल्प मतलब आपके विचार जो होते हैं, आप सोचते रहते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो विकल्प की परिभाषा क्या है योग सूत्र में? अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, कि शब्द तो होते हैं जहां पर, परंतु जो है वस्तु नहीं होती। जैसे आपने कहा आकाश कुसुम, आपने नाम तो दे दिया आकाश कुसुम, परंतु आकाश कुसुम होता ही नहीं कभी ना। आपने कह दिया घोड़े के सींग, घोड़े के सिर पर सींग कभी होते नहीं। नाम तो ले दिया, शब्द तो आ गए आपके पास, परंतु वैसी वस्तु नहीं आई। आपने कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूं, आप रियल में प्रधानमंत्री है नहीं, शब्द जरूर यूज किए परंतु प्रधानमंत्री तो नहीं है आप, है ना। तो शब्द तो होते हैं परंतु वस्तु शून्य होती है, वस्तु नहीं होती। उसको हम क्या बोलते हैं? कल्पनाएं बोलते हैं, कि कल्पनाएं चाहे जैसी मर्जी कर लो आप, है ना।
कोई फर्क नहीं पड़ता, कल्पनाएं जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, परंतु वो रियल वस्तु वो नहीं है ना। तो बी का 4 होगा। तो बी का 4 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो कंफर्म है कि ऑप्शन जो है हमारा, इसका उत्तर जो है 3 नंबर उत्तर होना चाहिए। बाकी फिर भी हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे। विप्रेय क्या होता है? विप्रेय नाम से पता लग रहा है, विपर्य, विप्रेय मतलब विपरीत ज्ञान। और विपरीत ज्ञान कि जैसा सही ज्ञान था वो नहीं हुआ, आपको गलत ज्ञान हो गया, मतलब जिसको हम बोलते हैं क्या, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान आपको हो जाता है, ठीक है, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में अगर देखें तो निद्रा। निद्रा क्या है? निद्रा है आपकी नींद, मतलब अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, ये शब्द दिया गया है आपको। सूत्र देखते हैं आप, पहले 5 से लेकर के लगभग 10 सूत्रों में इसी को एक्सप्लेन किया गया है, पांचों वृत्तियों को। तो निद्रा वृत्ति, प्रमाण वृत्ति, इनको आप जब पढ़ेंगे तो वहीं से आपका सारा का सारा ये प्रश्न जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा की सभी चीजों का अभाव हो जाता है, उसी को हम निद्रा कहते हैं, मतलब विचारों का अभाव एक तरह से। तो डी का 3 हो गया, सी का 1 हुआ। तो इस प्रकार से सभी आपके उत्तर कंफर्म हो जाएंगे, और ऑप्शन जो है आपका राइट जो है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसके बाद। नीचे प्रश्न दिया गया है आपको 64 नंबर प्रश्न। यहाँ पर आपसे 4 चीजें दी गई है, इन चारों चीजों को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखते ही प्रश्न आपको पता होगा ना कि ये कहाँ से आया प्रश्न, किस रूप में है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हो तो आपको पता है कि ये योग सूत्र से प्रश्न आया है, योग सूत्र से। और क्या नाम है इसका? चित्त प्रसादन के उपाय, चित्त प्रसादन के उपाय, ठीक है, इसे कहा गया है, ठीक है, कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैत्री करुणा मुदिता प्रेक्षाणाम, भावना भावना चित्त प्रसादन, इनको भावना चतुष्टय भी कहा जाता है। कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि भावना चतुष्टय में क्या क्या शामिल है, भावना चतुष्टय भी इन्हें कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे, भावना चतुष्टय भी इन्हें कहा जाता है। ये क्लियर वर्ड याद रखेंगे, भावना चतुष्टय अथवा चित्त प्रसादन के उपाय के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो अब ये सूत्र संख्या कितनी है ये भी कंफर्म आपको पता होना चाहिए। तो कितने नंबर सूत्र है ये? 1/33। क्या है इसका नाम? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम, कहते हैं ये पूरा सूत्र है। इस सूत्र को मिलाएंगे तो कहते हैं मैत्री करनी चाहिए किसके प्रति? पहले इनको हम अलग से रख लेंगे। मैत्री किसके प्रति करनी चाहिए? सुखी लोगों के प्रति, ठीक है, सुखी। और करुणा किसके प्रति करनी चाहिए? जो लोग दुखी हैं उनके प्रति करुणा करनी चाहिए। उपेक्षा किनकी करनी चाहिए? जो पापी हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। मुदिता किसके करनी चाहिए? जो पुण्य कर्म करते हैं उनके प्रति में मुदिता मतलब प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। अब इनको मिलान करते हैं। मैत्री सुखियों के प्रति, सुखी कितने नंबर पर है? ए का 2, ठीक है, ए का 2 दो जगह पर है। आगे देखते हैं दुखी, मतलब करुणा जो है दुखियों के प्रति करनी चाहिए, करुणा दुखी, बी का 4 हुआ, ठीक है, ये भी 2 जगहों पर है। सी अब देखते हैं उपेक्षा, उपेक्षा किसकी करनी चाहिए? पापी लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए। तो पापी कहाँ है? सी का 1। तो सी का 1 कितनी जगहों पर? केवल और केवल एक ही जगह पर है ना। इनमें से अगर हम देखें सी का 1 जो है आपका केवल एक जगह पर है। इन 2 4 इस क्रम में चलें तो, अदरवाइज तो आपको पहले ऑप्शन में भी C1 मिल जाएगा। इसके बाद में फिर लास्ट जो है मुदिता मतलब प्रसन्नता का भाव। प्रसन्नता किसके प्रति होना चाहिए? पुण्य कर्मियों के प्रति प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। पुण्य जो कर्म करते हैं उनके प्रति प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। तो आपका डी का 3 हो गया, सी का 1 हुआ। इस प्रकार से आपका ये भी प्रश्न ठीक हुआ। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हमारा 2 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो एक प्रश्न जब आप देखते तो उसकी पूरी व्याख्या जब आप समझने लग गए, हर एक पहलू को पकड़ गए, तो नेक्स्ट टाइम में पक्की बात है कि आप किसी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, आराम से कर देंगे, हलवा लगेंगे सब प्रश्न। तो इसलिए पी वाई क्यू जो होते हैं हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे भविष्य की योजना के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 65 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 65, गेरहण संहिता के अनुसार पूछा गया है। सूची 1 सूची 2 दी गई है। तो अब देखते प्रश्न समझना है हमें कहां से पूछा गया है। समाधि से पूछा जा रहा है। समाधि बताई गई है गेरहण संहिता में, कितनी बताई गई है? समाधि 6 बताई गई है, 6 है। कौन कौन सी है समाधि? 6। ध्यान योग समाधि है, नंबर 1, अलग से लिखेंगे इसको, ध्यान योग समाधि है। योग शब्द भी आते हैं ना, समाधि आता है लास्ट में, ध्यान योग समाधि है। दूसरी समाधि नाद योग समाधि है, समाधि वर्ड याद रखेंगे। और फिर रसानंद समाधि है, रसानंद समाधि है। उसके बाद में लय सिद्धि समाधि है, लय सिद्धि समाधि है। उसके बाद में ये 4 समाधि हुई। पांचवी कौन सी है? पांचवी जो है भक्ति योग है, भक्ति योग समाधि है। आगे जो छठी समाधि है वो मनोमूर्छा है, मनोमूर्छा।
ठीक है। ये जो है आपकी 6 समाधियाँ बताई गई हैं, कहाँ पर? गेरंड संहिता में 6 ही समाधियाँ बताई गई हैं, जो कि राजयोग का पद प्रदान करने वाली, मानी राजयोग प्रत्येकम अवधारित, इस प्रकार से आपको सूत्र मिलेगा कि राजयोग की प्राप्ति करवाती है, प्रत्येक राजयोग के बारे में आपको ज्ञान करवाती है। राजयोग का मतलब हम समाधि समझते हैं, मतलब ये सारी सारी समाधियां हैं। अब इनके हम उपाय देखते हैं कि ध्यान योग समाधि कैसे होती है। अगर आप सूत्र देखेंगे, श्लोक जो दिया गया है गेरंड संहिता में, वहां पर शांभव्या चैव भ्रामरया खेचर्या योनि मुद्रया और ध्यानम नादम रसानंदम लय सिद्धि चतुर्विधा। कहते ध्यान योग जो होता है ये किससे होती है? शांभवी से होती है, शांभवी से ध्यान योग होती है। नाद योग किससे होती है? आपकी भ्रामरी से, भ्रामरी से, क्योंकि नाद होता है ना, भ्राम टाइप में होता है, तो वो नाद हो रहा होता है भ्रामरी से, आपकी नाद होगी। रसानंद किससे होगी? खेचरी से आपकी रसानंद समाधि हो रही है। लय सिद्धि किससे होगी? योनि मुद्रा से होगी आपकी। भक्ति योग समाधि किससे होगी? इष्ट देवता की भक्ति से, इष्ट देवता की भक्ति से, जो भी आपके इष्ट देवता है उनकी भक्ति करेंगे तो उससे भक्ति योग समाधि होगी। मनोमूर्छा किससे होगी? नाम सीख लिया, मनोमूर्छा मूर्छा कुंभक से होगी, ठीक है, मूर्छा कुंभक से। भ्रामरी भी एक कुंभक है, खेचरी एक मुद्रा है, शांभवी मुद्रा है, योनि भी मुद्रा है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इधर देखते हैं कि क्या हमारा मिलान क्या बैठता है। तो ध्यान योग जो है हमारा क्या है? ए का शांभवी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें, नाद योग जो है, नाद योग का उपाय दे ही नहीं रखा यहाँ पर। भक्ति योग की बात करें तो भक्ति योग भी नहीं दिया, नाद योग की बात, नाद योग भी नहीं दिया। माने एक तरह से यह जो प्रश्न है आपका यूजीसी की तरफ से पूरी तरह से गलत था दोस्तों, ये ध्यान रखें, क्योंकि एग्जैक्ट जो सीक्वेंस है वो ये है, यह यूजीसी की तरफ से गलत प्रश्न पूछा गया था। ये आप ध्यान रखेंगे, इस चीज को, गलत प्रश्न था। कहीं भी इस तरीके का मिलान आपका किसी भी रूप में सटीक नहीं बैठता गेरंड संहिता के अनुसार, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो एग्जैक्ट जो क्रम है इसे आप ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन फ्यूचर आप इसी को ध्यान रखेंगे, ये जो क्रम मैंने बताया इधर। आप चाहें तो सूत्र श्लोक जो है ओरिजिनल उसको देखिएगा, फिर इनका मिलान करिएगा क्या ये सटीक बैठते हैं। अगर ये है तो इट मीन्स मैं राइट हूं, है ना। तो आप एक बार श्लोक जरूर देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो इस प्रश्न के विषय को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे स्पेशली कॉल कर सकते हैं, चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 66 नंबर प्रश्न पर चलते हैं आगे। 66 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, एनाटॉमी का प्रश्न है, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ ग्रंथियां दी गई है आपको, कुछ ग्लैंड्स दी गई है, इनके आपको उपाय बताने हैं कि कौन सी ग्लैंड किस चीज से कैसे रिलेटेड है। तो अब हम बात करते हैं अग्नाशय। अग्नाशय किसको बोलते हैं? इंग्लिश के विद्यार्थियों को बता देता हूं, अग्नाशय जो है हम पेनक्रियास को बोलते हैं, पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास किससे रिलेटेड है? वैसोप्रेसिन, कोर्टिकोइड्स, थायरोक्सिन, इंसुलिन। तो ऑब्वियस सी बात सभी को पता है, पेनक्रियास जो होती है इंसुलिन सीक्रेट करती है। पेनक्रियास दो होती है, एक मात्र ऐसी ग्लैंड है जो हमारी एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, दोनों रूपों में स्रावित करती है। तो इंसुलिन को सीक्रेट करती है पेनक्रियास, ठीक है। इतनी बात हमारी क्लियर हुई। अब दूसरी बात अगर बात करें, अवटु ग्रंथि, अवटु किसे कहते हैं? हम थायराइड ग्लैंड को कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिंदी में ना थोड़ा विकृत हो जाता है। थायराइड को मैं लिख देता हूँ सामने, अदरवाइज आप एग्जाम में बैठे तो इसको इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, है ना। थायराइड ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? अवटु ग्रंथि बोलते हैं। तो अवटु ग्रंथि की अगर बात करें तो क्या निकालती है? थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, जिसका नाम क्या है थायरोक्सिन का? T4 हम कहते हैं थायरोक्सिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारी ग्लैंड कौन सी है? नेक्स्ट ग्लैंड है पीयूष ग्लैंड। पीयूष को क्या बोलते हैं? पीयूष ग्लैंड का जो नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं ना। पिट्यूटरी ग्लैंड किस क्या करती है? वैसोप्रेसिन को सीक्रेट करती है। एक बार और बता देता हूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अन्य सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है। इसके पीछे वाले भाग से वैसोप्रेसिन सीक्रेट होता है। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपके कोर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके आगे जो ग्लैंड है वो कौन सी है? हमारी अधिवृक्क ग्लैंड। अधिवृक्क माने, वृक्क माने किडनी, और अधि मतलब आधार, कहते हैं किडनी जिसका आधार है। मतलब ये जो ग्लैंड होती है अधिवृक्क, दो किडनियां होती है हमारी, किडनियों के ऊपर इस तरीके से रहती है चिपकी हुई, तो इसलिए किडनी को हम बोलते हैं रीनल, और किडनी में जो ऐड हो गया उसे हम एड्रिनल बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिकोइड हार्मोन सीक्रेट होता है। तो अब हमें चेक करना है कि हमारा ऑप्शन जो होता है कौन सा सटीक बैठता है।
इस चीज को हमें चेक करना है। तो अग्नाशय ए का 4 होना चाहिए, ए का 4 कई जगहों पर है, डी का 2 होना चाहिए, तो डी का 2 आपको केवल और केवल ए की जगह पर मिलता है, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन राइट सेंस दे रहा है। इट मीन्स आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये 66 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर हमें मिला। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 67 नंबर प्रश्न। विटामिन दिए गए हैं और उनसे आपके लिए मिलान करने के लिए प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों, विटामिन ए जो होता है, ए हमेशा ही आपके आईज के लिए होता है। तो अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, है ना, आईज के लिए। हमेशा ही बचपन से पहली दूसरी क्लास में हम पढ़ने लग जाते हैं, ये विटामिन के बारे में 6th क्लास में हम पढ़ने लग जाते हैं। तो विटामिन ए जो है 3 होगा, ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। विटामिन डी जो होता है, इसकी कमी से पहले ही आपको ए एंड आर की फॉर्म में इसी साल इसी टाइम में एक क्वेश्चन आया था, जिसमें था कि रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, और वो नॉर्मली किसमें होता है, बच्चों में होता है विटामिन डी। ओके। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के जो होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड को जमने के लिए अनिवार्य है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। अब जो ये पार्ट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके। कहते ब्लड जो क्लोटिंग होती है, जैसे मान लो आपको चोट लगती है और ब्लड बाहर आता है, तो वो कंटिन्यू नहीं बहता, जैसे टंकी में पानी जो छेद हो गया और पानी कंटिन्यू बहता रहता है, अपने आप बंद नहीं होता। परंतु शरीर हमारी एक टंकी है जिसमें ब्लड भरा हुआ है, इसमें कहीं भी चोट लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड जो होता है बहना रुक जाता है। वो क्यों रुकता है? कहता उसमें जो होता है प्रोटीन होता है एक। प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और क्या होता है? प्रोटीन के अलावा विटामिन होता है एक। विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है। ओके। मिनरल कौन सा होता है? मिनरल, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। मिनरल कैल्शियम होता है आपका। और ब्लड सेल कौन सी होती है जो रक्त का थक्का जमवाती है? ब्लड सेल्स। सेल्स कौन सी होती है? प्लेटलेट्स, जिनको क्या बोलते हैं दूसरा नाम? थ्रोम्बोसाइट्स। तो कल को आपसे प्रश्न पूछा जाए किसी भी तरीके से, तो आपका प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है। ब्लड क्लोटिंग के लिए प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन, विटामिन जो है विटामिन के, मिनरल जो है कैल्शियम, और ब्लड सेल्स के रूप में थ्रोम्बोसाइट्स आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके। तो लोहे का काम क्या रहा फिर बाकी? लोहे की अगर बात करें तो लोह तत्व जो होता है आपका हीमोग्लोबिन निर्माण हेतु अनिवार्य होता है, एचबी के निर्माण हेतु, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारे क्या क्या है, ए बी सी डी। ए का ऑप्शन 3 होना चाहिए, 3 दो जगहों पर है। बी जो है 1 होना चाहिए, ए 3 हो और बी जो है 1 हो, ये भी दो जगहों पर है। सी की फॉर्म क्या है? सी के लिए जो है विटामिन के जो है रक्त जमने के लिए अनिवार्य है, C4 होना चाहिए। तो C4 जो है आपको तीसरे नंबर पर मिल रहा है, जो कि जिसके कारण आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी इसमें मिल रहे हैं। डी का 2 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है डी का 2, सी का 4 और बी का 1 है। ओके, ए का जो है 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर भी क्लियर हुआ। इसके बाद में देखते हैं 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो सूर्य नमस्कार से प्रश्न पूछा गया है। सिंपल सी बात है, सिंपल प्रश्न है। आपको सूर्य नमस्कार में पता है कितने होते हैं? 12 राउंड हम करते हैं, 12 चक्रों का अभ्यास करते हैं, 12 राउंड, ठीक है, 12 अभ्यास घुमाते रहते हैं उन्हीं को। तो उनके लिए आपको ट्रिक बना देता हूं मैं, याद रखेंगे। मी र सु, मिरसु, और भाखपू, भा ख पू, भाखपू, ये याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे? हिम, आस और आभा। जैसे ही आप मंत्रोच्चारण करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णै नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचै नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रै नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ऐसे करते हैं, यही ट्रिक होती है आपकी 12 आसनों में, ठीक है। अब इनको नोट करना है आपको कि कौन सा आसन कब होता है। मित्राय सबसे पहले कौन सा होता है? नमस्कार आसन होता है मित्राय में, नमस्कार आसन होता है। उसके बाद में दूसरा आसन आपका कौन सा होता है? पीछे की तरफ झुक जाते हैं, हस्तोत्तान आसन होता है, हस्तोत्तान आसन होता है, ठीक है। सूर्य तीसरे में कौन सा होता है? फिर आप पीछे हाथ ले जाकर के आगे लेके आते हैं, जिसको आप बोलते हैं पाद हस्तासन, पाद हस्तासन, ठीक है, पाद हस्तासन हो जाता है। उसके बाद में फिर अशव संचालन आ जाता है आपका, अशव संचालन, ठीक है।
कल को ये प्रश्न आगे भी आ सकता है। तो मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप नेट जेआरएफ के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपको सभी मंत्र जरूर पता होंगे। अगर नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो हमसे 4 ही ऑप्शन पूछे गए हैं, तो इन्हीं चारों से हमें उत्तर कोई ना कोई मिल जाएगा, है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें से क्या उत्तर हमारा बैठता है। ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः से क्या है, नमस्कार आसन जुड़ा हुआ है, ठीक है, A2 हुआ। उसके बाद में पाद हस्तासन है, पाद हस्तासन किससे जुड़ा हुआ है, सु से, सूर्याय नमः हो गया। इसके बाद में हस्तोत्तान आसन, हस्तोत्तान किससे जुड़ा हुआ है, रे से, रे मतलब रवये नमः, ठीक है। और क्या है आपका, अशव संचालन आसन। अशव संचालन आसन की अगर बात करेंगे तो अशव संचालन जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है, भा से, भा मीन्स भानवई नमः, ठीक है। ये आपका प्रश्न हुआ। अब इसको हम उत्तर देखते हैं कि हमारा सटीक आंसर क्या है। तो A2 होना चाहिए, A2 कई जगहों पर है, ये भी नहीं हो सकता। बी जो होता है 3 होना चाहिए, B3 भी कई जगहों पर है। सी जो है हस्तोत्तान आसन है, 1 है, C1 है, C1 भी काफी जगहों पर है। पर A2 के साथ में C1 केवल एक जगह पर है, A2 के साथ में C1 जो है यहाँ पर केवल। तो इस प्रकार एक बार मिला के देख लेंगे हम, क्रॉस चेक भी करना जरूरी होता है एग्जाम में मित्रों। तो A2 होना चाहिए, बिल्कुल है। B3 होना चाहिए, B3 भी हमारा बिल्कुल है। आगे C1 होना चाहिए, C1 है बिल्कुल सटीक है हमारा। और डी जो है 4 है, बिल्कुल D4 सही है हमारा। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न देखते ही पता लग रहा है कि ये कहीं बाहर से है, मतलब हमारे एंशियंट टेक्स्ट से नहीं है, मतलब साइकोलॉजी से है ना, साइकोलॉजी का प्रश्न है। तो मैं बार बार बताता हूँ, साइकोलॉजी और एनाटॉमी के प्रश्न जो होते हैं कोशिश करें आप इंग्लिश में सोल्व करने की, तो इजिली आप सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को मैं इंग्लिश में रूपांतरित कर देता हूँ ताकि एकदम से आप समझ जाएं। 69 नंबर प्रश्न इंग्लिश में, इसमें अब आपको समझना है। तो कहते हैं कि ट्राई एंड एरर लर्निंग जो होती है, ट्राई एंड एरर लर्निंग की मतलब कोशिश करते रहो, है ना, गलतियां करते रहो, ट्राई करते रहो, जो सही होगा वो सीख जाएंगे आप, है ना। तो ऐसे ही होता है जीवन में, हम बहुत सी गलतियां करते हैं फिर सीखते रहते हैं उन्हीं गलतियों से। तो ये जो थ्योरी है कहते किसने दी है, ये थ्योरी अगर हम बात करें तो ये दी है थॉर्नडाइक ने। ओके डन, पहली थ्योरी ठीक है। दूसरी थ्योरी की बात करें, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, ये किसने कहा, ये जो दूसरी थ्योरी है ये दी पावलोव ने, ठीक है। थर्ड बात करें, लर्निंग बाय इनसाइट, कहते अंदर से सीखो अपने, है ना, आत्मनिरीक्षण करके सीखो। तो ये जो थ्योरी है ये दी कोहलर ने, ठीक है। जो नेक्स्ट जो है ओपरेंट कंडीशनिंग, ओपरेंट कंडीशनिंग ये किसने बताई, ये बताई है आपके स्किनर ने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी चारों थ्योरियां हुई। ये थ्योरी है, इनको रटना है, इनको रट लीजिए, कल को अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ABCD, इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे कि ए जो है 4, A4 होना चाहिए, ठीक है। बी जो है 1 होना चाहिए, यहाँ भी ठीक है। सी जो है, सी का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो C2 यहाँ पर है केवल, है ना, और कहीं पर नहीं है। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को ज्यादा समझना है तो आपको साइकोलॉजी अच्छे से डिटेल में देखनी पड़ेगी, तभी आप इस प्रश्न को समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वेव्स के ऊपर बताया गया है, अल्फा बीटा थीटा और डेल्टा, ये वेव्स होती है जो हमारे किन किन टाइम, मतलब उत्तेजित, विश्राम, ध्यान मगन आदि किस समय पर कौन सी वेव्स निकलती है, ऐसा हमें बताना है, मस्तिष्क की तरंगे। तो इस प्रश्न को अगर ध्यान से समझना है तो हम एक बार इंग्लिश वर्जन में चलेंगे, तो वहां पर हमने को ये थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि अल्फा बीटा उत्तेजित आदि ये वर्ड हमें हिंदी में इतने ज्यादा क्लियर नहीं होंगे जितने इंग्लिश में हो जाए। तो इंग्लिश में चलते हैं, फिर इस प्रश्न को आकर के हिंदी में करेंगे। तो 70 नंबर प्रश्न इंग्लिश में हम अब देखेंगे। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है तो ब्रेन वेव्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, कि ब्रेन वेव्स जो है हमें उसके बारे में देखना है। यहाँ पर ब्रेन वेव्स दी गई है एक साइड में, और एक साइड में स्टेट दी गई कि कौन सी वेव्स किस टाइम पर एक्टिवेट होती है, अगर कोई वेव्स निकलती है तो क्या हमारे साथ होता है। तो अब इनको हम देखने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेसिक चीज जानकारी दे देता हूँ कि ब्रेन वेव्स को मेजर कैसे करते हैं। कल को प्रश्न आ सकता है ब्रेन वेव्स मेजर कैसे होती है ना, किससे होती है। EEG आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना तो इसको नोट कर लीजिएगा, कल को प्रश्न बन सकता है यहाँ से। EEG मतलब इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ, गूगल कर लीजिएगा एक बार, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ, ठीक है, ग्राफ। तो उसके थ्रू हम मेजर करते हैं इन वेव्स को, ब्रेन वेव्स को EEG के थ्रू। अब
वेव्स जो निकलती हैं जितनी भी, वो 4 प्रकार से हो सकती है। तो इनकी जो हर्ट्ज होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे अल्फा वेव्स होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो मोटे तौर पर 8 से 12 हर्ट्ज तक होती है फ्रीक्वेंसी इसकी। दूसरी है बीटा वेव्स, बीटा की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 13 से 30 हर्ट्ज के आसपास मानी जाती है। तीसरी कौन सी है? गामा, गामा वेव्स। गामा की अगर बात करें तो गामा जो है लगभग 30 हर्ट्ज से ऊपर जितनी भी वेव्स हैं, गामा आ गई। और इसके ऊपर अगर देखें तो थीटा जो है, थीटा अल्फा से भी कम होती है, मतलब एक तरह से 4 से 8 हर्ट्ज तक की जो वेव्स होती हैं, वो जो होती हैं थीटा हो गई। इसके अलावा डेल्टा वेव्स होती है। डेल्टा की खासियत क्या है? डेल्टा जो होती है 4 हर्ट्ज से भी नीचे होती है, 4 हर्ट्ज से भी नीचे की वेव्स। अब आप दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि आपसे प्रश्न जो होता है अलग अलग तरीके से बन सकता है, अरेंजमेंट के लिए बन सकता है कौन सी हाई वेव्स है ना। जैसे थीटा जो है 4 हर्ट्ज से नीचे है, अगर इसको अरेंजमेंट हम देखें तो सबसे नीचे की वेव्स है फ्रीक्वेंसी सब ये, दूसरे नंबर पर थीटा, तीसरी अल्फा, चौथी जो है बीटा, और पांचवी जो है आपकी गामा। इस प्रकार से है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर अरेंज करने के लिए प्रश्न बने। हालांकि बनेगा नहीं, कारण ये है क्योंकि हमारे लिए इतना टिपिकल प्रश्न नहीं बनता, एनाटॉमी में थोड़ा बहुत ध्यान की स्टेट पूछी जाती है। फिर भी आप एक बार नोट कर लेंगे कि आपका प्रश्न बन जाए, है ना। तो इसके लिए फिर आगे हम देखते हैं कि ये वेव्स कब कब कौन कौन सी वेव्स हमारे लिए कब कब पैदा होती है, कब कब निकलती है। इनको जब हमें समझना है तो अल्फा वेव जो होती है आपकी रिलैक्स पोजीशन में निकलती है, जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तब आपकी कौन सी वेव्स निकलती है? तब निकलती है अल्फा वेव्स। अब इसके बारे में जानने से पहले एक बात और लिखूंगा मैं। अल्फा जो वेव्स हैं, अल्फा और थीटा वेव्स जो है, थीटा वेव्स है, इनको हम ये कहते हैं कि ये जो ध्यान के समय की वेव्स हैं, ध्यान के समय की। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अगर दोनों ही ध्यान की होगी तो डिफरेंस क्या है? इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी है, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो हाँ, तो ध्यान में निकलती है, परंतु जो अल्फा वेव्स होती है वो ध्यान के शुरुआती चरण में होती है, ध्यान की शुरुआत में होती है। मतलब जब आप शुरुआत करते हैं ध्यान की तब रिलैक्स होना शुरू होते हैं, बाकी चीजों को छोड़ते जाते हैं, धीरे धीरे रिलैक्स होते जाते हैं, तो अल्फा वेव्स निकलनी शुरू हो जाती है। थीटा जो होती है ध्यान की जब गहराई में पहुंच जाते हैं, ध्यान की गहराई में पहुंच जाते हैं, तब आपकी थीटा वेव्स होती है। माने इसी को अब आपसे पूछा जाए कि मेडिटेटिव वेव्स कौन सी है, एक ऑप्शन मांगा जाएगा आपसे कभी भी, तो वो कौन सी होगी? हमेशा ही जो होगी ध्यान के समय जो वेव्स निकलेंगे कहते यही होगी थीटा। माने अल्फा वेव्स तो तब है जब ध्यान की आपने शुरुआत की, माने शवासन आदि किया, माने रिलैक्स के टाइम पर आपकी अल्फा वेव्स निकलती है। इस चीज को आप ध्यान करेंगे, ठीक है। अब है आपका प्रश्न, तो अल्फा वेव्स जो है कब निकलेगी? रिलैक्स पोजिशन में, ए का 3 होगा। दूसरा, थीटा जो है ध्यान की गहराई में निकलती है, तो ध्यान जब गहरा हुआ, है ना, माने मेडिटेटिव वेव्स कौन सी होंगी आपकी? थीटा हो गई। उत्तेजना आ जाती है जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, है ना, उत्तेजना आएगी, तब कौन सी वेव्स निकलेगी? उत्तेजना के टाइम पर आपकी निकलेगी बीटा वेव्स। बीटा की अगर देखेंगे फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी आप जो है ज्यादा एक्टिव होते जाएंगे, ठीक है, ओके। अब तीसरी वेव होती है डेल्टा। डेल्टा जो है कब है? सुपर कॉन्शियसनेस, जब आप सुपर कॉन्शियस हो जाते हैं तब आपकी कौन सी निकलती है? डेल्टा वेव्स निकलती हैं, ठीक है। जैसे अब ध्यान देंगे, इनको कैसे आप समझेंगे? वेव्स की फ्रीक्वेंसी अगर याद होगी तो आपको सब याद हो जाएगा। जब आप बिल्कुल सुपर कॉन्शियस हैं, ध्यान में जाते जाएंगे, आपकी वेव्स जो है फ्रीक्वेंसी जो होती है शांत होती जाएगी, धीरे 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 शांत होती जाएंगी। अब रिलैक्स जब है आपकी वेव्स कौन सी निकली? अल्फा वेव्स निकली, 8 से 12 हर्ट्ज तक की, ठीक है। ये वेव्स को आपने फ्रीक्वेंसी को कम किया, योग चित्त वृत्ति निरोध है, समझिएगा, वृत्तियों का निरोध मतलब फ्रीक्वेंसी का निरोध हो रहा है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो फ्रीक्वेंसी इससे कम हो जाएगी तो आप और गहरे ध्यान में चले जाएंगे, ऐसा ही। तो 8 से कम फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब आप थीटा में जाएंगे तब आपकी 8 से भी नीचे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है, 4 से 8 आ गई। अब और ज्यादा गहराई में चले गए आप, सुपर कॉन्शियस हो गए, मतलब उच्चतम चेतना पर चलेगी अपने, मतलब एक तरह से भगवान की उपाधि में चलेगी, समाधि आदि में चलेगी, तब कौन सी वेव्स आएंगी? तब ऑब्वियस बात है इससे भी नीचे की फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, मतलब डेल्टा वेव्स आनी चाहिए। सुपर कॉन्शियसनेस में डेल्टा वेव्स आएंगी, सबसे कम वेव होगी योग चित्त वृत्ति, सब कहते हैं सारी फ्रीक्वेंसी कहते हैं हमने निरोध कर दिया, एक तरह से बहुत ज्यादा कम की फ्रीक्वेंसी होगी, डेल्टा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, इनको हमें याद रखना है। अगर फ्रीक्वेंसी याद होगी तो हमारा जो उत्तर है वो इजीली मिल जाएगा। ये प्रश्न कई काफी बार घुमा करके आता है, तो इसको याद रखना है, तो आप वेव्स को याद कर लेंगे कि कौन सी वेव्स कितने हर्ट्ज की है, उसी अनुसार आप इनको नोट करेंगे। तो आगे अब इसका आंसर अगर हमें ढूंढना है तो आंसर क्या होगा इसका? अल्फा ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 काफी जगह पर है। बी का क्या होना चाहिए? बी का 2 होना चाहिए, ए का 3
बी का 2, केवल ये एक ही ऑप्शन हमें मिला है। तीसरे नंबर का उत्तर जो ये हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो है हमारा 3 ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।